हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC। और इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है और हर बार जब भी इंटरनेशनल ब्रेक आता है तो एक चीज़ बहुत ही तेज़ी से फैलने लगती है और वो होता है यूनाइटेड के टेक ओवर का जो रूमर है वो। और यहाँ पर एक बार फिर इंटरनेशनल ब्रेक आते ही न्यूज़ रिपोर्ट्स आने लगी हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो मल्टीपल सोर्सेज रही थी पिछली बार भी जब निकल कर आई थी रिपोर्ट कि भाई शेख जसीम टेक ओवर करने वाले हैं एंड बस अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। तो यहाँ पर वही सारे सोर्सेज, वही सारे जो रिपोर्टर्स हैं और वही सारे जो आपके ट्विटर हैंडल्स हैं वो सेम चीज़ वापस से रिपोर्ट करने लगे हैं दैट यूनाइटेड टेक ओवर इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीटेड इन द कमिंग डेज। और यहाँ पर जैसे कि आपको याद होगा आज से 1.5 महीने पहले क्रिस व्हीलर वगैरह ने ये रिपोर्ट किया था कि अक्टूबर का महीना डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है यहाँ पर कि यूनाइटेड का टेक ओवर अगर होता है, जो कि होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो वो किसके पाले में जाके गिरेगा। अब अगर आप यहाँ पर शेख जसीम की बात करो तो शेख जसीम अभी भी अपने उस स्टांस पर अड़े हुए हैं जहाँ पर उनको 100% मतलब टोटल कंट्रोल चाहिए क्लब का, इंक्लूडिंग जितनी भी आपकी जो स्टेक्स है, जो जितने भी आपके पावरशिप रही अभी तक आपके ग्लेजर्स के हाथ में, वो पूरी की पूरी जो स्टेक होल्डर्स की वो जितनी भी परसेंटेज है वो सारे के सारे 100% आपके जो स्टेक्स हैं वो बाय करने को तैयार हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर शेख जसीम के अलावा जिम रैटक्लिफ की बात करोगे तो यहाँ पर उनका एक ही मुद्दा है और एक ही उनका ऑब्जेक्टिव है कि उनको कैसे ना कैसे भी करके अपने आप को इन्वॉल्व करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। उनको मतलब नहीं है कि वो पार्शियल ओनरशिप में आ रहे हैं यहाँ पर एज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर वो टोटल कंट्रोल 100% एक्विजिशन लेकर आ रहे हैं क्लब की। तो यहाँ पर वही चीज़ है अभी कि जिम रैटक्लिफ का जो एक ऑफर है वो यहाँ पर ग्लेजर्स के लिए ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि ग्लेजर्स आने वाले टाइम में भी यूनाइटेड में से पैसा निकालने के लिए आपको मतलब प्रेजेंट दिखेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जिम रैटक्लिफ का जो सपना है कि उनको यहाँ पर यूनाइटेड के साथ एसोसिएट होना है, उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर दोनों के प्लान्स की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट प्लान्स हैं, जहाँ पर जिम रैटक्लिफ कह रहे हैं कि हम अपना जो हमारा जो लोन है अभी, जो हमारा डेट है 850 मिलियन का, उसको हम वो ट्रांसफ़र कर देंगे अपने इनोस ग्रुप के ऊपर, और उसके बाद जो भी और आगे खर्च होंगे वो वापस से यूनाइटेड के ऊपर डेट डालकर वो उन खर्चों को पूरा करेंगे। फिर चाहे आप स्टेडियम के रिनोवेशन की बात करो जो कि उनके प्रपोज प्लान में है नहीं, या फिर अगर आप बात करो जितने भी ट्रांसफ़र फंडिंग्स होगी और जितनी भी आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह पे इंप्रूवमेंट की जाएंगी उनका खर्चा होगा। वहीं अगर आप यहाँ पर शेख जसीम की बात करो तो शेख जसीम का है कि वो जितना भी होगा 5-5.5 बिलियन तक यहाँ पर यूनाइटेड के लिए खर्च करने को तैयार हैं, ग्लेजर्स को देने के लिए। और उसके बाद वो जो डेट है हमारा उसको वेव ऑफ करेंगे और हमारा स्टेडियम रेनोवेट करेंगे, एक बेटर फैन एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओल्ड ट्रैफर्ड के आजू बाजू की ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पर फैंस के लिए कुछ एक थीम पार्क वगैरह बनाकर, और यहाँ पर कैरिंगटन पे काम किया जाएगा। एंड विमेंस फुटबॉल टीम के लिए और हमारी जो अकेडमी है उसकी फैसिलिटीज़ इंप्रूव की जाएंगी और विमेंस फुटबॉल के लिए एक बेटर ग्राउंड दिया जाएगा जहाँ पर वो अपने मैच डेज खेलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप वैसे देखोगे हेरिटेज वाइज जिस तरीके से आपको इम्प्रूव किया जाएगा, जिस तरीके से आपकी फैसिलिटीज़ बाकी क्लब्स जो हैं उनके कंपैरिजन में इम्प्रूव की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो यही रहा है कि ओल्ड ट्रैफर्ड जो एक टाइम पर इंटरनेशनल गेम्स होस्ट करता था, आज यहाँ पर उनको बड़े मैचेस के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर यूरो 2028 की 28 ही है ना, हाँ, यूरो 2028 का जो स्टेडियम प्लान निकल कर आया है, जो यूके में मैचेस होने वाले हैं, उसमें ओल्ड ट्रैफर्ड को एक भी मैच नहीं मिला है। और ये अपने आप में काफ़ी शर्मनाक बात है कि क्योंकि वेम्बली के बाद सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होल्ड करने वाला स्टेडियम आपका ओल्ड ट्रैफर्ड ही है। बट क्योंकि यहाँ पर आपने इतनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं कि भाई जो आपके सर बॉबी चार्ल्टन की रूफ है वो लीक करती है, यूनाइटेड के आपके जो भी स्टैंड्स हैं उनमें चूहे देखे जाते हैं, माइस देखे जाते हैं। आपको पता है भाई पिच को मेंटेन रखने के लिए आपको गार्लिक का बहुत यूज़ करना पड़ता है, जो अगर आप कभी ओल्ड ट्रैफर्ड गए हो तो जितने भी लोग गए उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली है कि भाई वहाँ पर गार्लिक की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जिससे कि चूहे वगैरह को जो है वो पिच से दूर रखा जा सके। एंड देन आपने देखा था रिपोर्ट्स, आपने वीडियो सर्कुलेट होती देखी थी क्लॉग्ड टॉयलेट्स वगैरह की ऑन मैच डेज। तो ये बहुत सारे मेजर इश्यूज़ हैं जो कि यूनाइटेड में अभी तक अनएड्रेस्ड हैं, और यहाँ पर आने वाले टाइम में जब तक ग्लेजर्स रहने वाले हैं तो अब तक ये सारे इश्यूज़ दूर नहीं होंगे। और जिम रैटक्लिफ जिस ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं और जिस मेंटालिटी से आ रहे हैं वो किसी भी तौर पर यूनाइटेड के लिए एज अ फुटबॉल क्लब एंड अगर आप एज अ बिजनेस एंटिटी भी बात करोगे बेनिफिशियल नहीं होने वाली है।
अब यहाँ पर उसके अलावा जो और रिपोर्ट्स हैं रिगार्डिंग यूनाइटेड कि भाई जेडन सैंचो का करियर यूनाइटेड में ओवर होता दिख रहा है। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी जर्नलिस्ट की तो उन्होंने यही बोला है कि टेन हैग एक नो नॉनसेंस मैनेजर है और यहाँ पर जब तक जेडन सैंचो उनसे अपोलोजाइज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर टेन हैग उनको टीम में इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पर जेडन सैंचो का मानना है कि उनके साथ पार्शियलिटी की गई है। उनको पहले प्रॉमिस किया गया नंबर 7, फिर रोनाल्डो को साइन कर लिया गया जिससे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे। उसके बाद उनको नंबर 7 की जर्सी नहीं मिली, उनको नंबर 25 वियर करना पड़ा, प्लस वो रेगुलर नहीं बन पाए और वो स्ट्रगल भी कर रहे थे। फिर एक नया मैनेजर आता है, वो एक नया प्लेयर ले आता है एंटनी के तौर पे, और यहाँ पर उनका जो एक प्रॉमिस्ड गेम टाइम था वो भी हट जाता है। अब दिक्कत ये है, देखो ये तो थी जेडन सैंचो के साइड की स्टोरी। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हो क्या रही है। आप डॉर्टमंड से यूनाइटेड लाए गए थे एक राइट विंगर के तौर पे, क्योंकि यूनाइटेड नानी के बाद से एक राइट विंगर ढूंढ रही थी जो कि हमारा गेम राइट हैंड साइड का थोड़ा आके बैलेंस करे। लेकिन जेडन सैंचो की जिद थी, जो कि ओले गुनार सोल्शायर ने भी अपने इंटरव्यू में ये चीज़ बोली है कि जेडन सैंचो लाइक्स टू प्ले थ्रू द लेफ्ट। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास ऑलरेडी रैशफोर्ड है जो कि लास्ट ईयर आपके बेस्ट प्लेयर थे। इस साल की बात नहीं कर रहा मैं, बट लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास एक अपकमिंग टैलेंट है गर्नाचो जो कि जेडन सैंचो से ज़्यादा हंग्री है। और यहाँ पर जेडन सैंचो को अगर अपने प्रेफर्ड पोजीशन जो कि लेफ्ट विंग है उस पर खेलना है तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है आपके एंटनी को ही प्रेफर करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। और जब भी जेडन सैंचो को राइट हैंड साइड पे यूज़ किया गया है ही लुक्ड वे बेटर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस, इन टर्म्स ऑफ बिल्डअप प्ले। बट यहाँ पर जेडन सैंचो राइट विंग पर खेलना नहीं चाहते। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर देखी जाए, जिस तरह का एटीट्यूड जेडन सैंचो का रहा है कमिंग आउट इन द मीडिया एंड पिन पॉइंटिंग कि भाई मुझे मैनेजर ने लेट डाउन किया है, मुझे स्केपगोट बना जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, दैट एटीट्यूड इज़ नॉट राइट। अब मैं यहाँ पर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो कि यूनाइटेड फैंस हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जाकर डेविड बेकहम का जो डेविड बेकहम की वेब सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर बेकहम, उसको जाकर देखना। और उसमें एरिक कैंटना ने बहुत अच्छी लाइन बोली है फॉर यंगस्टर्स, और यंगस्टर्स क्या, फॉर एवरी एथलीट, नॉट जस्ट फुटबॉल बट एवरी एथलीट, कि व्हेन यू लूजेज योर कॉन्सेंट्रेशन, व्हेन यू लूजेज योर डिसिप्लिन, यू लूज some part of your game play and some part of your dedication towards the game। और प्रोफेशनलिज्म की बात वहीं आती है, जहाँ पर आपका डिसिप्लिन नहीं होता है वहाँ प्रोफेशनलिज्म हो नहीं सकता। आप अगर ट्रेनिंग पे लेट आ रहे हो यूनाइटेड के मैच डे वाले दिन, आपको पता है कि अभी आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल चुकी है, आप उस दिन फीफा की लाइव स्ट्रीम सुबह 3-3:30 बजे तक कर रहे हो, और फिर आपके अगेंस्ट जो रिपोर्ट्स आई हैं कि आप ट्रेनिंग पे लेट आते हो, आप उनको और ज़्यादा मौका दे रहे हो अपने अगेंस्ट बोलने का अगले दिन ट्रेनिंग पे लेट जाकर, और हर दिन ट्रेनिंग पे लेट जाकर। तो एटीट्यूड वाइज जेडन सैंचो का जो रहा है अभी तक का अप्रोच वो बहुत नेगेटिव रहा है। और इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से जेडन सैंचो ने डिसरिस्पेक्ट किया है मैनेजर को, एंड देखो इफ़ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द मैनेजर यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द क्लब, क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो फेस है क्लब का दैट इज़ द मैनेजर, एंड आपका मैनेजर ही कंट्रोल करता है सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर किसी भी तौर पर यूनाइटेड को जिस क्लब ने आपको इतनी हाइप पर साइन किया, इतने बड़े प्राइस टैग पर साइन किया, आपसे बहुत उम्मीदें थी, फैन बेस ने आपको बैक किया, और इस मैनेजर ने भी लास्ट ईयर आपको बहुत बैक किया जब आप मेंटली फिट नहीं थे, आपको एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया गया, आपको 2 महीने का स्पेशल ब्रेक दिया गया, और आने के बाद भाई बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया आपको ओल्ड ट्रैफर्ड ने, और उसके बाद ये इस तरीके से आपने रेसिप्रोकेट करके रिस्पॉन्स दिया जब मैनेजर ने आपको आपके स्टैंडर्ड्स के लिए कॉल आउट किया। और यहाँ पर बात वही आती है कि एक प्लेयर जो कि अभी अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो वो भी डिलीवर नहीं कर रहा, बट वो बिना किसी चूँ चाय ची के यहाँ पर मेहनत करता जा रहा है। आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर लेना पड़ेगा वैन बिसाका का। वैन बिसाका को ड्रॉप किया गया, यूनाइटेड वर अबाउट टू सेल हिम, बट उस बंदे ने मेहनत करके वापस से टीम में जगह बनाई। और दैट्स हाउ यू मेक योर सेल्फ बिग इन द आइज ऑफ द मैनेजर, एंड दैट्स हाउ यू मेक हिम रियलाइज कि ठीक है येस आई एम नॉट गुड इनफ अभी आपके करंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से, बट इफ वी कैन वर्क टुगेदर वी कैन सॉर्ट दिस आउट। बट जेडन सैंचो इज इन नो मूड टू सॉर्ट एनीथिंग विद एरिक टेन हैग। और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से देखा जाए अगर, तो यूवेंटस जो है वो यहाँ पर जेडन सैंचो को ऑन लोन लाना चाहती है। यूनाइटेड आर डिमांडिंग 55 to 60 million फॉर दिस डील ऑन अ परमानेंट बेसिस, बट आई डोंट थिंक कि यूवेंटस किसी भी तौर पर मूड में है यहाँ पर आपके जेडन सैंचो को परमानेंट बेसिस पर साइन करने के लिए। दे जस्ट वांट टू टेस्ट कि जो मतलब जेडन सैंचो का पोटेंशियल है वो हम अनलॉक कर सकते हैं यहाँ पर यूवेंटस बुलाकर या नहीं।
बाकी डोर्स टू डॉर्टमंड आर ऑलवेज ओपन, तो वहाँ पर डॉर्टमंड वापस वो जा सकते हैं। उनकी तरह की लीग है, वो ज़्यादा ओपन है, ज़्यादा टाइम मिलता है उनको बॉल के ऊपर। और ये पहली बार नहीं हो रहा जब जेडन सैंचो यहाँ पर दिक्कत में दिखे हमें प्रीमियर लीग के अंदर। आपके अगर आप पेप ग्वार्डियोला के रिलेशन की बात करो जेडन सैंचो के साथ, तो वो भी इतने कुछ अच्छे नहीं थे। और ग्वार्डियोला ने टैलेंट देखा था जेडन सैंचो का, बट डिसिप्लिन भी देखा था, और इसीलिए उनको जाने दिया था यहाँ पर। क्योंकि ऐसा नहीं था कि पेप ग्वार्डियोला को पता नहीं था कि किस पोटेंशियल का प्लेयर है जेडन सैंचो, बट यहाँ पर एटीट्यूड इशू जो रहा था उस टाइम भी, और प्रोफेशनलिज्म का एक जो कमी दिखी थी उनके साइड से, वही एक रीज़न था यहाँ पर क्यों जेडन सैंचो को डॉर्टमंड जाते टाइम ग्वार्डियोला ने बिल्कुल रोका नहीं था। उसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो यार, यहाँ पर साइनिंग्स की बात की जा रही है कि यूनाइटेड सेंटर बैक्स टारगेट कर रही है। अब राफेल वरान लास्ट ईयर आपके वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स थे लीग के अंदर, एंड लिसांड्रो के साथ एक मतलब आप कह सकते हो ना अनप्रेसिडेंटेड सा एक पार्टनरशिप पेयर बन गया था, जहाँ पर हम इनके अलावा किसी और सेंटर बैक को देखना नहीं चाह रहे थे अपनी टीम के अंदर। बट इस वक्त पे सीरियस सवाल उठने लाजमी है कि भाई आपके राफेल वरान एक्चुअल में यूनाइटेड को हेल्प कैसे कर रहे हैं। इफ़ ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर 60-70% ऑफ द गेम, जो कि हम मार्शल के लिए भी बोल रहे थे, तो फिर आप किस तरीके से बोलोगे कि भाई यूनाइटेड एक स्टेबल सिचुएशन में आएगी विद राफेल वरान एज अ सेंटर बैक। वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम राफेल वरान। और क्योंकि यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज के इंजरी इशूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके कॉम्पिटिशन में भी हमें एक सेंटर बैक लेकर आना पड़ेगा। आई नो कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में 2 सेंटर बैक साइन करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम आपको एक सेंटर बैक तो साइन करना ही पड़ेगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पर इनासियो का नाम आ रहा है, आपके एंटोनियो सिल्वा का नाम आ रहा है, तपसोबा जो कि अभी समर ट्रांसफर विंडो में भी लिंक थे, तोदीबो जो आपके समर ट्रांसफर विंडो में भी लिंक थे, उन सब का नाम आ रहा है वापस से जुड़ते हुए। और बताया जा रहा है कि यूनाइटेड कम से कम एक सेंटर बैक तो साइन करेगी ही करेगी विंटर ट्रांसफर विंडो में। अब गोंसालो इनासियो अगर आते हैं तो पोर्चुगीज़ इंटरनेशनल हैं, ब्रूनो के साथ खेल रहे हैं, एक अपकमिंग ह्यूज टैलेंट है, पोटेंशियल प्लेयर है। सेम कैन बी सेड अबाउट एंटोनियो सिल्वा एज वेल। तो यूनाइटेड डेफिनेटली नीड अ सेंटर बैक जो कि आने वाले 5 साल के लिए उनका जो हेडेक है वो दूर कर दे। एंड एनी वन चाहे आप तपसोबा की बात करो, तोदीबो की बात करो, एंटोनियो सिल्वा की बात अगर आप करो, या फिर आप गोंसालो इनासियो की बात करो, सारे के सारे प्लेयर्स एक हाई पोटेंशियल हाई रिवॉर्ड वाले हैं। बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि मार्केट वैल्यू अगर आप देखोगे, जिस तरह का इन्फ्लेटेड मार्केट है, उसमें 50-55 मिलियन कम से कम 60 मिलियन कम से कम देने पड़ेंगे इन प्लेयर्स के लिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी अभी तो विंटर विंडो काफ़ी दूर है, अभी हमें इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अपना रिदम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला मैच शेफील्ड से है, उसके बाद आपको कोपेनहेगन खेलनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको मैनचेस्टर डार्बी खेलनी है। और आपको देखने को मिल रहा है कि बिना रॉड्री के 3 मैच हारी ज़रूर है मैन सिटी, बट उस मैच में रॉड्री वापस आ जाएंगे और आपके अगेंस्ट मैन सिटी एक विन लेकर एक स्टेटमेंट दे देगी कि ठीक है, जितना लोग बता रहे हैं कि ख़राब है सिचुएशन, उतनी ख़राब है नहीं। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड भाई, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको अगर उससे थोड़ा बहुत अगर आप नहीं एग्री करते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपके हिसाब से सेंचो की सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी, कैसी हो गई है, और यहाँ पर आपका ओनरशिप को लेकर क्या परसेप्शन है, वो भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC। हमारा इस महीने का टारगेट एटलीस्ट 72 के रीच करने का है, तो अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो बहुत बहुत आपकी मतलब मेहरबानी होगी। एंड इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।